अमेरिका में 58,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। आप सोचिए 58,000, जो अपने आप को विश्व की बहुत बड़ी पावर बताता है, वो एक छोटे से देश से हारा था। यानी कि छोटे से देश ने उसको घुटनों पर टिकाया था। नमस्कार साथियों, मैं दीपक शर्मा। आज दी डेमोक्रेसी में आपको लेके चलते हैं इतिहास के उन पन्नों पर जहां पर लिखी गई है वियतनाम और अमेरिका युद्ध की पूरी कहानी। यह युद्ध जिसने 20वीं सदी को हिलाकर रख दिया, न केवल एक सैन्य टकराव था बल्कि शीत युद्ध के दौर में साम्यवाद और पूंजीवाद की वैचारिक जंग का प्रतीक था। तो आइए इस ऐतिहासिक युद्ध की पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। तो युद्ध की शुरुआत और कैसे हुई थी? युद्ध की शुरुआत थी उपनिवेश से और स्वतंत्रता की लड़ाई से। वियतनाम युद्ध की जड़ें 19वीं सदी में फ्रांसीसी और जो उपनिवेशवाद था, जिसके लिए शुरू होती है 1880 के दशक में। फ्रांस ने वियतनाम को अपने कब्जे में ले लिया था और इसे अपने उपनिवेश का हिस्सा बताने लगा था। लेकिन वियतनाम जनता ने इस गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनामी राष्ट्रवादी नेता हो चो मिन जो स्वतंत्रता की मांग उठाई और वियत मिन नामक संगठन बनाया। 1945 में ही हो चो मिन ने स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसकी घोषणा कर दी, लेकिन फ्रांस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1946 से 1954 तक प्रथम इंडोचीन युद्ध में जो वियतनाम यानी कि वियत मिन के फ्रांस के खिलाफ जंग लड़ी। 1954 में डीएन बियन फू की ऐतिहासिक लड़ाई में वियतनामियों ने यानी कि फ्रांस की करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को अस्थायी रूप से 2 हिस्सों में बांटने का यानी कि नियम बनाया गया। उत्तरी वियतनाम हो चो मिन के नेतृत्व में जो साम्यवादी सरकार थी, यानी कि दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित गैर साम्यवादी सरकार, जिसके नेता न्यू दिन डीएम थे। समझौते में 1956 में राष्ट्रीय चुनाव कराने का प्रावधान बनता है ताकि देश फिर से एक हो सके। लेकिन अमेरिका दक्षिण वियतनाम ने इसको रोक दिया क्योंकि उन्हें डर था कि हो चो मिन की लोकप्रियता कारण साम्यवादी सरकार जीत सकती है। इस फैसले ने युद्ध की नींव नहीं रखने दी। अब बात होती है अमेरिका का दखल बढ़ता है क्योंकि 1950 के दशक में शीत युद्ध में अपने चरम पर था। यानी कि 1950 में अमेरिका साम्यवाद को यानी कि दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा था एशिया में फैलने से रोकना चाहता था। तत्कालीन अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे ड्वाइट अइज़नहावर ने जो डोमिनो सिद्धांत की बात की थी, इसके अनुसार अगर वियतनाम साम्यवादी हो गया तो लाओस, कंबोडिया और अन्य पड़ोसी देश भी साम्यवादी हो सकते थे। 1950 के दशक में ही अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को आर्थिक और सैन्य सहायता देना शुरू किया था। 1961 और 63 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सैन्य सलाहकार होते उनकी संख्या बढ़ाकर 16,000 कर दी, लेकिन पूर्ण सैन्य हस्तक्षेप से बचते रहे। 1964 की टोंकिन की खाड़ी घटना अगस्त 1964 में अमेरिका ने दावा किया था कि उत्तरी वियतनाम की नौकाओं ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया है। मतलब अमेरिका ने यह कहा कि उत्तरी वियतनाम जो है उन्होंने अमेरिका के जहाजों पर हमला कर दिया, लेकिन सत्यता की बात के बाद में सवाल उठे। लेकिन उसी दौरान पर राष्ट्रपति जो लिंडन जॉनसन ने उन्होंने उस चीज को आधार बनाकर टोंकिन की खाड़ी प्रस्ताव पारित कराया। इससे अमेरिका को वियतनाम में युद्ध शुरू करने का अधिकार दे दिया। अब बात आती है युद्ध का चरम। 1965 से 1968 में 1965 से अमेरिका ने वियतनाम में बड़े पैमाने पर सैन्य हस्तक्षेप शुरू कर दिया। सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ी और 1968 तक ये 5 लाख से अधिक हो गई। इस दौरान वायु हमले होने लगे। अमेरिका ने ऑपरेशन रोलिंग थंडर यानी कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था रोलिंग थंडर, ठीक है। इसके तहत उत्तरी वियतनाम पर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू कर दी। यानी कि अमेरिका ने क्या किया, एक ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन थंडर, और उस पे उत्तरी वियतनाम जो था उस पे बमबारी शुरू कर दी। लाखों टन बम गिराए जिसमें भारी तबाही हो गई। यानी कि रासायनिक जो हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एजेंट ऑरेंज जैसे रासायनिक
जो हथियारों का एक इस्तेमाल करना गलत बताया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया जिसने जंगलों तक को नष्ट कर दिया और लाखों वियतनामियों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। मतलब एक ऐसा रसायन हथियार छोड़ दिया अमेरिका ने कि आज भी जन्मजात बीमारियां नहीं जा पाती हैं। यानी कि सोचिए उस समय 1965 की लड़ाई का जो रसायन छोड़ा गया था, यानी कि ऐसा बम छोड़ा गया जिसके आज भी वहां के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वियतनाम की सेना और वियत कांग यानी कि जो दक्षिण साम्यवादी एक वो है, उसको बोलते हैं, उन्होंने एक नीति थी, उसका नाम था गुरिल्ला लड़ाके। ध्यान से सुनिए आप, गुरिल्ला लड़ाके यानी कि गुरिल्ला युद्ध की रणनीति की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि वियतनाम ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वे जंगलों और भूमिगत सुरंगों में छिपकर हमले करते थे, जिससे अमेरिका की सेना को भारी नुकसान होता था। 1968 की मैं बात बता रहा हूं। 1968 में टेट आक्रमण ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। यानी कि वियतनामी नब्बर्स टेट के दौरान उत्तरी वियतनाम और वियत कांग ने दक्षिण के 100 से ज्यादा शहर और अन्य सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला कर दिया। हालांकि ये हमला जो था सैन्य रूप से, असल रूप से, लेकिन इसने अमेरिका जनता को युद्ध की भयावहता दिखाई। टीवी पर दिखाई गई तस्वीरों ने अमेरिका में युद्ध के खिलाफ माहौल जो था बनाया। अमेरिका में युद्ध विरोधी आंदोलन, वियतनाम युद्ध ने अमेरिका में अभूतपूर्व विरोध को जन्म दिया। यानी कि जो अमेरिका जो युद्ध चल रहा था, वहां पे जो अमेरिकन नागरिक थे, उनको जब इस बारे में पता चलता है तो एक भयंकर रूप ले लिया। खासकर माई लाई जो नरसंहार यानी 1968 में जनता को झकझोर दिया था, जिसमें अमेरिकी सैनिकों ने 500 से ज्यादा निहत्थे वियतनामी नागरिकों को, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थे, उनको मार दिया था। और लाखों लोग, खासकर छात्र और युवा, सड़कों पर उतर आए। यानी कि अमेरिका के अंदर वुडस्टॉक फेस्टिवल 1969 जैसे आयोजनों में युद्ध की विरोधी जीत गए। ये चीजें चलने लगी। युद्ध की लागत और सैनिकों की मौतों ने अमेरिकी जनता की सरकार पर भरोसा तोड़ दिया। और बात आती है कि युद्ध का अंत कब होता है। 1969 और 1975 में 1969 में जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन ने सत्ता संभाली और वियतनाम यानी वियतनामीकरण जो था नीति शुरू की, जिसके तहत अमेरिकी सैनिकों को धीरे धीरे वापस बुलाने लगे और दक्षिणी वियतनाम की जो सेना की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन दक्षिणी की सेना कमजोर थी और भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। 1970 में अमेरिका ने कंबोडिया और लाओस में एक बमबारी शुरू की, जिसके युद्ध में फैला हुआ था। इससे अमेरिका में विरोध और तेज हो गया। 1973 लंबी बातचीत के बाद पेरिस समझौता होता है, यानी पेरिस के अंदर शांति समझौता हुआ। अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुलाने का वायदा भी किया उस शांति समझौता के दौरान, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच संघर्ष जारी रहा। यानी कि आपस में ही लड़ते रहे दोनों। 1975 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिण पर अंतिम हमला शुरू किया। 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम ने साइगोन पर कब्जा कर लिया और अमेरिका दूतावास से हेलीकॉप्टरों द्वारा लोग निकाले गए, जो युद्ध का सबसे यादगार और तस्वीरों में से एक है। साइगोन में, यानी कि जो साइगोन मेन सिटी दिया गया, वियतनाम की जीत के जो कारण थे, वो वियतनाम की जीत में कौन कौन आधार था। आधार उनकी रणनीति और दृढ़ संकल्प था। सबसे बड़ा मेन जो उनका जीत, यानी कि जो वियतनाम में बहुत छोटी सी सिटी है, छोटा सा एक कंट्री है, उनका जो मेन जीत का कारण था वो गुरिल्ला युद्ध था। कांगो और उत्तरी वियतनाम ने जंगलों, सुरंगों और स्थानीय समर्थकों, यानी कि जिस समय अमेरिका का हमला चल रहा था तो वहां की जो वियतनाम के जो नागरिक थे, वियतनाम की जो जनता थी, वो अमेरिकन यानी कि अपनी सरकार के साथ थे, अपनी सेना के साथ थे। यानी कि जनरल लोग, जो पब्लिक थी, उन्होंने भी अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ा था, इस्तेमाल कर अमेरिका को थका दिया था। यानी कि जो गुरिल्ला नीति के साथ आम पब्लिक ने भी युद्ध लड़ा था। और हो चो मिन नाम का नेतृत्व, यानी जो हो चो मिन जो थे, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हो रही। तो हो चो मिन ने स्वतंत्रता के लिए जनता को एकजुट किया था। यानी कि वहां की जो जनता एकजुट हुई, उसके लिए ही अमेरिका को हराने में कामयाब हुए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करते हैं। सोवियत संघ और चाइना ने हथियार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी थी। सोवियत संघ ने भी वियतनाम का साथ दिया और चाइना ने भी दिया। चाइना ने हथियारों की सप्लाई दी थी। अमेरिका का कमजोर मनोबल, लंबे युद्ध और जनता के विरोध ने, यानी कि मनोबल कम पड़ने लगा अमेरिका के। इतने सारे सैनिक, 58 से 58,000 लगभग सैनिक मारे गए थे। तो जब सैनिक मारे गए और उनका मनोबल टूटने लगा, तो अमेरिका का जो सेना थी, उनका हौसला टूट गया। फिर आता है युद्ध में प्रभाव। युद्ध का प्रभाव जो वियतनाम था, युद्ध ने देश को तबाह कर दिया, यानी वियतनाम को पूरा तबाह कर दिया। लाखों लोग मारे गए। आप उस सीन को समझिए कि लाखों लोग मारे गए। 30 लाख लोग लगभग मारे गए। और एजेंट ऑरेंज जैसे रसायनों ने पर्यावरण और स्वास्थ्य को लंबे समय तक प्रभावित कर दिया।
जो एक इनका वो शस्त्र था एजेंट ऑरेंज, उसने इस तरीके का रसायन छोड़ा कि आज भी वहां पे बीमारियों का सामना वहां के नागरिकों को करना पड़ता है। लेकिन 1975 में देश एकजुट हुआ, यानी कि पूरा वियतनाम एकजुट हुआ और साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। आज वियतनाम एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में 58,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। आप सोचिए 58,000, जो अपने आप को विश्व की बहुत बड़ी पावर बताता है, वो एक छोटे से देश से हारा था, यानी कि छोटे से देश ने उसको घुटनों पर टिकाया था। जनता का भरोसे पर भरोसा तोड़ा और विदेशी नीति पर सवाल उठाए गए थे। ये भी अमेरिका को झेलना पड़ा था उस दौरान पर। वैश्विक प्रभाव भी पड़ा था। ये युद्ध जो था शीत युद्ध का प्रतीक बना और साम्यवाद के खिलाफ अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाए गए थे। 2025 जो इस समय चल रही है परिदृश्य में, 2025 में वियतनाम यानी कि युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज वियतनाम एक मध्यम आय वाला देश नहीं है और बल्कि 1995 में अमेरिका के साथ उसके संबंध सामान्य हो चुके हैं, यानी कि 1995 में अमेरिका के साथ संबंध नॉर्मल हो गए थे। हाल में वर्षों में व्यापार और टैरिफ को लेकर दोनों देश के बीच कुछ तनाव देखा गया है। फिर भी वियतनाम ने अपनी एकता और आर्थिक प्रगति से दुनिया को प्रभावित किया है। अब इससे सबक क्या मिलता है? सबक और निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि वियतनाम युद्ध हमें सिखाता है कि सैन्य शक्ति हमेशा जीत की गारंटी नहीं देता। अगर आपके पास कोई सैन्य शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, जैसे अमेरिका इस समय दिखाता है, उसकी कोई जीत की गारंटी नहीं देता। वियतनाम की जीत एक ऐसी दृढ़ संकल्प और रणनीति है कि जिसकी रणनीति यानी कि जनता के समर्थन की मिसाल है। जिस तरीके से जनता ने साथ दिया अपनी सेना का और उन्होंने साथ में युद्ध लड़ा, ये बहुत बड़ी एक मिसाल है। ये युद्ध इतिहास में एक चेतावनी है कि युद्ध की कीमत इंसानी जिंदगियों और पीढ़ियों की तबाही से चुकानी पड़ती है। अब आपने जिस तरीके से मैंने दिखाया, और अधिक जानकारी अगर आप इस चीज को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है डॉक्यूमेंट्री ऑफ टर्निंग पॉइंट द वियतनाम वॉर, देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ देखना को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि अमेरिका अपने आप को विश्व शक्ति मानता है, आपने देखा कैसे वियतनाम जैसे एक छोटे से शहर ने अमेरिका को धूल चटाई थी। 58,000 सैनिक, यानी कि उनके अंदर ही विद्रोह, उनके नागरिक अमेरिका के अंदर ही एक अपने आप में विद्रोह और मनोबल टूट गया था, और जिसको उनकी मुंह की खानी पड़ी थी। आज वियतनाम एक बहुत अच्छा टूरिज्म वाला शहर भी है, यानी कि टूरिज्म वाला देश भी है, जहाँ काफी लोग इंडिया के साथ भी अलग अलग कंट्रियों से घूमने जाते हैं। युद्ध की नीति से आपने देखा होगा कि कैसे जनता पब्लिक को साथ में लेकर, यानी कि वहां की जनता ने अपनी सेना पे भरोसा जताया, सरकार पे भरोसा जताया, और यही कारण था कि अमेरिका के 58,000 सैनिक मारे गए थे। फिलहाल में जिस तरीके से मैंने पूरी स्टोरी बताई आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।